आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का अध्याय 3 धातु और अधातु का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारी आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु इस चैप्टर में हमने नहीं पढ़ना, बट बता दूं, ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो 118 तत्वों को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से प्रकृति में 92 प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं। बाकी तत्व हम क्या करते हैं? लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि 118 तत्वों में क्या है, तो 95 तत्व आपके धातुएं हैं, 17 तत्व आपकी अधातुएं हैं और जो बाकी बच गई हैं वो क्या हैं? उपधातु हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे। तो ये प्रकृति में कितने तत्व हैं? टोटल यदि उपधातु में बात करें तो यहीं पे कुछ तत्व ऐसे हैं जो अधातुओं के भी गुण दिखाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कंसीडर करते हैं कि उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। तो टोटल अधातुएं कितनी हैं? 22। पेपर में पूछा था अधातुओं की संख्या कितनी है? 22, जिसमें से 11 क्या है? ठोस है, जैसे सल्फर है, कार्बन है, और एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो ब्रोमीन है, और 10 ऐसी अधातुएं जो गैसेज अवस्था में पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, और भी और हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। ये सारी क्या हैं? अधातुएं हैं जो गैसेज अवस्था में पाए जाते हैं। यदि पेपर में आए तो 118 तत्वों में से 95 तत्व क्या हैं? धातुएं हैं, 17 तत्व अधातुएं हैं। कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो दोनों के गुण दिखाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातुएं कहते हैं। परंतु प्रकृति में जो 92 प्रकृति में बनाए तत्व हैं, जो प्रकृति में हैं, और जो बाकी तत्व हैं जो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, 92 प्राकृतिक तत्वों में से 80% भाग जो है वो आपका धातुएं हैं, और जो 22 तत्व हैं जो प्रकृति में मिलते हैं वो अधातुएं हैं। अब इन धातुओं को मुख्यतः अवस्था के आधार पर बांटा गया है। पहला है अवस्था, जिसमें से अधिकतर, पेपर में पूछा जाता है सामान्यता मतलब अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। सिर्फ एक ही अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसे हम थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, जिसे आप Hg के रूप में लिखते हैं, मरकरी या पारा। दूसरी तरफ पढ़ते हैं 22 तत्व होते हैं अधातुओं के, जिसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। 11 तत्व तो इसके ठोस हैं, 1 तत्व द्रव है, 10 तत्व इसके गैसेस में है। पर बार बार तत्व वर्ड आ रहा है, तो तत्व होता क्या है? जैसे मैंने आपका लोहे का टुकड़ा ले लिया, जैसे मैं लोहे का टुकड़ा लूँगा तो उसमें अकेला एक लोहा नहीं है, लोहे के बहुत सारे परमाणु हैं। बहुत सारे परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो हमारे पास कुल कितने तत्व हैं? 118, जिसमें से प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? 92 में से 80% भाग क्या है? 70 तत्व धातुएं हैं और 22 तत्व क्या हैं? अधातुएं हैं। अवस्था के आधार पर हम मुख्यतः अधिकतर धातुएं क्या होती हैं? ठोस या कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। सिर्फ एक धातु जो है द्रव अवस्था में पाई, जिसका नाम क्या है? पारा। एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाता है, तो वो क्या है? ब्रोमीन। दूसरा पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं उसके दिखावट। तो दिखावट में जो धातुएं होती हैं उनको जब किसी भी धातु का यदि फ्रेश पीस काटते हैं, जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है, जब भी इसको काटते हैं तो इस कटे हुए भाग की क्या होती है? चमक होती है। इस चमक को हम कौन सी चमक कहते हैं? धातुओं के ये काटते हैं तो इनकी क्या होती है? धात्विक चमक होती है। परंतु अधातुओं की कोई भी चमक नहीं होती। पेपर में पहला डिफरेंस अवस्था के आधार पर बनेगा कि अधिकतर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं या कठोर अवस्था में होती हैं। केवल एक ही धातु है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, वो है पारा। दूसरा है अधातुएं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस। दिखावट के आधार पर हम अधिकतर धातुओं के काटने पर क्या होती है? उसकी चमक होती है, परंतु इनकी कोई भी चमक नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अधात वर्धय। अधात
वर्ध्य, नाम से ही पता चलता है आघात दिया। आघात मतलब पीटा। जब भी किसी धातु को हम हैमर मतलब हथौड़े से पीटते हैं, हथौड़े की संरचना बना लेना, ये छोटी सी संरचना है, उसे हथौड़े से जब पीटेंगे, जब हथौड़े से पीटते हैं तो वो पतली चादर में बदल जाता है। इस गुण को हम क्या कहते हैं? अधात वर्ध्य। ऐसे धातुएं क्या होती हैं? ठोस होने के कारण इन्हें पीटा जा सकता है और इन्हें पतली चादरों में बदल सकता है, मतलब धातुएं अधात वर्ध्य गुण को दिखाती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता। त से याद रखें, त का मतलब तार है। जब धातुओं को खींचते हैं तो इन्हें लंबी तार में बदला जा सकता है। हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि आपको याद हो जाए। 1 ग्राम सोने की तार को, यदि सोना है, सोने को किससे लिखते हैं? इसका प्रतीक जरूर याद रखें, AU। 1 ग्राम सोने को यदि हम खींचते हैं तो उससे 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। इसी तरह 1 ग्राम चांदी यदि लें, 1 ग्राम चांदी को भी इसका प्रतीक याद रखें, AG कहते हैं। इससे आप 200 मीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये इसका गुण है। नेक्स्ट है, ये अधातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब तुरंत टूट जाती हैं, इसलिए ना तो यह अधात वर्ध्य का गुण दिखाएंगी, ना ही यह तन्यता का गुण दिखाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप बढ़ते रहिए, जल्दी से हम इस चैप्टर को रिकॉल करें, जल्दी जल्दी आपका याद हो जाए। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा। ऊष्मा के क्या होते हैं? जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा के सुचालक होती हैं। सुचालक कैसे होती हैं? क्योंकि इसके अंदर, जैसे आपने यदि सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएंगे। इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये इसमें कंपन होती है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट मतलब कंपन करता है। जब इन्हें ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो ऊष्मा के कारण ये क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ऊष्मा के क्या होते हैं? सुचालक। नेक्स्ट आगे पढ़िए, विद्युत के क्या होते हैं? ये विद्युत के भी सुचालक होते हैं, पर विद्युत के सुचालक का पूछा जाता है ये विद्युत के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बाहरी कक्ष में, बाहरी कक्ष ये वाला जो कक्ष है, इसमें क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्योंकि इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कोशिश करता है, मुक्त करने की कोशिश करता है, और इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है? धनात्मक आवेश आ जाता है। अर्थात इनमें बाहरी कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह क्रिस्टल के अंदर गति करेंगे, इसलिए है विद्युत के क्या हैं? सुचालक होते हैं। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इस तरफ कुछ भी नहीं है, आप इसे ऐसे याद रखें कि आपका पहला जो डिफरेंस है, ये सारे डिफरेंसेस भौतिक अवस्था मतलब बाहरी रूप से देखने के आधार पर हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब धातुओं के रासायनिक गुण, जैसा कि आपने आपने अम्लों के रासायनिक गुणों को यदि पढ़ा हुआ है तो आपको ये वीडियो का अगला पोर्शन आपको टफ नहीं लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। धातुएं यदि अम्ल के साथ क्रिया करती है तो पहला इस तरफ हो जाएगा, धातु यदि अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण, धातु का लवण बनाएगी, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। ये इस तरफ एरो लगाते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकले। जैसे उदाहरण के लिए आपने पहले पढ़ा हुआ है Zn + H2SO4, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ें। दूसरी प्रॉपर्टी, धातु यदि जल के साथ अभिक्रिया करें, जल के साथ, तो क्या बनाती है? तो पहले ही आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएगी। हाइड्रोक्साइड प्लस साथ में हमेशा याद रखें हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बहुत सारे बच्चे इसमें उलझते हैं क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आप देखते हो। तो आपने जैसे पहले क्लास में पहले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यदि जल से रिएक्शन करता है तो आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस, जैसे इसमें करते हैं हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। पर ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं है। जब इसका पानी के साथ रिएक्शन होगी, पानी के साथ मतलब एक्सेस पानी के साथ रिएक्शन होगी, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो MgOH ट्वाइस प्लस कुछ नहीं, ये सारा ऐसे ही बन जाएगा। पानी को हम HOH पहले भी बताया हुआ है कि पानी को हम HOH लिखते हैं।
जब HOH लिखते हैं तो MgOH, OH, OH ट्वाइस। अब जब दोनों रिएक्शन को हम जोड़ते हैं तो ये इसके साथ कट जाएगा और बनेगा क्या, मैग्नीशियम धातु है, जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पूर्ण रूप से जब क्रिया करेगा साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब तीसरा जो पॉइंट है आपका, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करें तो क्या बनता है, धातु के ऑक्साइड बनते हैं, धातु के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे सोडियम है, वो जल से अभिक्रिया करेगा तो Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बहुत सारे बच्चों को याद रखना आसान हो जाएगा कि धातु यदि अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो सिर्फ लवण और हाइड्रोजन बनेगा, धातु यदि जल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, धातु यदि जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु के ऑक्साइड बनेंगे प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस। परंतु अधातु के केस में ये तीनों ही गुण नहीं दिखाता। पर स्पेशल बात यहाँ पर ये है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं। यदि आपने मैं पहले लेक्चर के पहली वीडियो के अंदर मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम को हमने गर्म किया था, कंबशन या दहन करने पर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो सफ़ेद रंग का पाउडर था। और फिर मैंने इसे कहा था कि पानी के साथ अभिक्रिया करवाओ, पानी के साथ अभिक्रिया करवाया, MgOH ट्वाइस बन गया था। जब ट्वाइस बन गया तो अब आप ये बताइए, जिसमें OH आता है तो वो क्षारीय होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। परंतु हम इसमें ये नहीं पढ़ रहे, सिर्फ धातु के गुण पढ़ रहे हैं। तो धातु अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे, जल के साथ करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। धातु यदि ऑक्सीजन के साथ, यदि उसका दहन होगा, दहन मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी तो धातु के ऑक्साइड बनेंगे प्लस हाइड्रोजन गैस। परंतु इसमें स्पेशल जो है, नेक्स्ट हमें जो आपको बात याद रखनी है, ये एक सक्रियता श्रेणी है, काना। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कार मांगू, अली, जिन, फरिश्ता, सोने, पंजाब, क्यों, हग, हग, आगे, आयो और क्या दिला गया आपको, प्लेटिनम। ये सक्रियता श्रेणी है जिसमें ऊपर वाले यहाँ तक एल्युमिनियम तक ये आपके अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वैसे तो लिथियम भी होता है, बट नॉलेज के लिए है आपकी। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व तो पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इससे कम क्रियाशील है, पर ये सारे अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके बाद यहाँ तक आप याद रखें, ये आपके औसत क्रियाशील या मिडल रिएक्टिव, दोनों के बीच में होते हैं। ये जो होते हैं नीचे वाले को ऊपर से लेके, ये कम क्रियाशील। स्पेशल आता है कि जो सोडियम होता है वो आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया, जल के साथ भी क्रिया कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी है, ये सारे क्रिया कर लेते हैं। परंतु क्रिया करने की जो दर होती है, जो स्पीड होती है, वो अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए यदि मैं आपका सोडियम लेता हूँ, सोडियम जल के साथ तुरंत क्रिया करता है, तुरंत अभिक्रिया करता है। और यदि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धातु का सिर्फ ऑक्साइड। ये थोड़ा सा मैं गलती बता दिया, पहले सुन लें। धातु यदि अम्ल के साथ करेगा तो भी हाइड्रोजन, धातु यदि जल के साथ करेगा तो भी हाइड्रोजन, यदि ऑक्सीजन के साथ करेगा तो ऑक्साइड। परंतु धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। आगे बढ़ते हैं, जो आपको मेन है, क्योंकि जो सोडियम पोटाशियम जो हैं ये तुरंत गर्म, इसके अंदर ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठंडे जल से भी क्रिया कर लेते हैं। कैल्शियम जो होता है उसके लिए गर्म जल का उपयोग करना पड़ता है। मैग्नीशियम के लिए आपका गर्म जल की बजाय गर्म जल का उपयोग किया जाता है। गर्म भाप भी मेन भाप है, भाप का उपयोग करते हैं। भाप का उपयोग करने से क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जल के साथ क्रिया करके ये सरफेस पे तैरने लगता है। कैसी धातु का नाम बताइए जो जल के साथ क्रिया करके सतह पे तैरने लगे, ऐसी धातु बताइए जो जल के साथ क्रिया करके सतह पे तैरने लगते हैं। और इस सतह से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यह कौन सी धातु है, मैग्नीशियम। इससे नीचे वाली जो धातुएं हैं इन्हें ज़्यादा गर्म करना पड़ता है,
ठीक है। और जो नीचे वाली धातुएं हैं ये जल के साथ क्रिया ही नहीं करती, इनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, ठीक है जी। इसके बाद का जो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा जो पढ़ना है, लगातार पढ़ते रहिए, आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जल का थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में ज़्यादातर पूछा गया है कि सोडियम और पोटाशियम ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेती है, उसके बाद कैल्शियम भी थोड़ा ठंडे जल से क्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम के लिए थोड़ा सा गर्म पानी की आवश्यकता होती है, इससे नीचे जो होते हैं धातुएं उनके पास गर्म करना पड़ता है, भाप के उपयोग करना पड़ता है, और इससे नीचे वाली जो अभिक्रियाएँ होती हैं जैसे बिल्कुल जो कम क्रियाशील हैं वो क्रिया करती ही नहीं है। हाँ जी, बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार मंडे को, आगे से मेरी कोशिश रहेगी कि मंडे को ही आपको जो भी हमारे लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएं और आपका टॉपिक प्रिपेयर होता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्टिंग करता हूँ टॉपिक की क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी इसे आपको बता दिया था, काना कार मांगो अली जिन फरिश्ता सोने पंजाब। तो मान लेते हैं एक रिएक्शन है ZnSO4 प्लस आयरन, क्या ये अभिक्रिया हो पाएगी? तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जिंक ऊपर है, Fe नीचे है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील और Fe कम क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील वाला तत्व ज़्यादा क्रियाशील वाले तत्व को नहीं हटा सकता, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। पर यही अभिक्रिया उल्टी होती Zn प्लस FeSO4, जो ऊपर वाले तत्व हैं वो ज़्यादा क्रियाशील हैं, इसलिए इसको हटा देंगे, क्या बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। इससे आगे बढ़ें, जो कई बार पूछा जाता है युगल के अंदर अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, तो आपने सिर्फ क्रियाशीलता श्रेणी को देखना है कि अभिक्रिया है, ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा देगा। इससे अगला पॉइंट जो हमारा इम्पोर्टेंट है अयस्क, इससे ऊपर खनिज और एक है गैंग और धातु निष्कर्षण। बहुत बार पूछा जाता है कि ज़्यादातर, आप सबसे पहले तो खनिज पढ़ेंगे तो धातु निष्कर्षण भी समझ आ जाएगा, अयस्क भी समझ आ जाएगा, गैंग भी समझ आ जाएगा। तो कैसे? धातु एक ये पृथ्वी है, पृथ्वी की भूप्रपटि के नीचे, खनिज की परिभाषा पढ़ने जा रहे हैं, पृथ्वी की भूप्रपटि के नीचे धातु युक्त कोई यौगिक ऑक्साइड के रूप में मिलना, कार्बोनेट के रूप में मिलना, सल्फाइड के रूप में मिलना या अन्य हाइड्राइड के रूप में मिलना। के मतलब क्या होगा? कोई भी धातु होगी जैसे आयरन है, या तो वो ऑक्साइड से, सल्फाइड से, जैसे सिल्वर है, जिंक है, वो धातु हमारी किसी और ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हाइड्राइड से मिलकर एक यौगिक बनाती है जो प्रकृति में पाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज। बहुत बार परिभाषा आप याद कर सकते हैं, पृथ्वी की भूप्रपटि के अंदर, ठीक है, धातु युक्त यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो मैं बता दूं, आयरन के लिए Fe2O3, Fe3O4 धातु युक्त हैं, ऑक्साइड रूप में पाए गए हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, मतलब भूप्रपटि से निकाले जाते हैं। अब इनमें से जिससे हमारा मकसद क्या होगा? इसमें से धातु को निकालना, जिसे हम क्या कहते हैं? धातु निष्कर्षण। इससे भी धातु निकालना, पर इससे जिससे धातु को निकालना आसान हो, लाभदायक हो, सस्ता हो, आर्थिक रूप से सस्ता पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। मतलब जिसमें से धातु को निकालना, मान लो इससे 20,000 रुपये लगते हैं, इससे 25,000 रुपये लगते हैं, तो ये आपका दोनों खनिज तो हैं क्योंकि धरती की, पृथ्वी की भूप्रपटि से नीचे से निकाले गए, परंतु इसमें से जिसमें से धातु को निकालना आसान हुआ उसे आप क्या कहते हैं? अयस्क। जब इसमें से निकालते हैं तो ये एक स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, जो हम एक सीक्वेंस वाइज एक चार्ट से पढ़ेंगे। तो यदि जिसमें से निकालने के लिए हमें एक स्टेप से नहीं होगा, बहुत सारे स्टेप होंगे, पर जो इसमें से अशुद्धियाँ निकलती हैं उन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को खनिज, अयस्क, गैंग पता चल गया होगा। पृथ्वी की भूप्रपटि में से, भूप्रपटि के अंदर धातु युक्त यौगिक निकाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज। जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण करना आसान हो, लाभदायक हो, सस्ता हो, आर्थिक रूप में सस्ता पड़े,
तो वो अयस्क कहलाते हैं, और जिस अयस्क निकालते समय जो अशुद्धियाँ प्राप्त निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। अच्छा आगे बढ़िए। कुछ गलतियाँ हो रही हैं बट आप उसे जस्ट रिकॉल वे से आप पढ़ें, आपको याद हो जाएंगे, वो पूरा टॉपिक हमारा सिक्वेंसाइज हो जाता है। तो हम क्रियाशीलता श्रेणी को 3 भागों में बांटा था, याद हो तो, कान्हा, कार, मांगू, अली, जिन। यहाँ से अली तक याद भी रखें, ये अधिक क्रियाशील है। इसके बाद जिंक से नीचे वाले फरिश्ता, सोने, पंजाब, अली, जिन, फरिश्ता, सोने, पंजाब, क्यों आगे आए हो, और क्या दिला गया, प्लेटिनम। यहाँ से जिंक से नीचे वाले जो भी हैं हाइड्रोजन तक, ये औसत क्रियाशील या मिडल रिएक्टिव, और ये जो बिल्कुल हैं ये कम क्रियाशील। इनको निकालने के लिए, धातु को निकालने के लिए हमें अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, अब इसमें से धातु निकालने पर ये अधिक क्रियाशील है, तो इसके लिए कौन सी अब विधि यूज़ करेंगे, विद्युतीय अपघटन विधि। अब इसको हम चार्ट से रूप में करेंगे कि हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले एक खनिज मिलेगा, खनिज की बजाय आप कहें जिस खनिज से धातु को निकालना आसान होगा, तो हमें अयस्क मिलेगा। अयस्क में यदि वो अधिक क्रियाशील वाला हुआ, अधिक क्रियाशील, तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, विद्युत अपघटनीय विधि। विद्युत अपघटनीय विधि क्या है कि हम क्या करेंगे, ऐसे एक सोल्यूशन ले लेंगे NaCl का, पानी में घोल देंगे इसे, और एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे कैथोड और एक एनोड। अब याद रखें कैथोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से या ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है, और एनोड पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होता है। जब हम इस तरह करते हैं तो जो कैथोड पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो Na जो होता है, Na पॉजिटिव, सोल्यूशन में Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो कैथोड पे क्या होगा कि जो सोडियम होगा वो Na पॉजिटिव बनाएगा और साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेकर Cl नेगेटिव बनाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन से Cl स्टेबल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा इसको सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, कैथोड और एनोड। होगा क्या, Na पॉजिटिव होगा, सोल्यूशन में से Na पॉजिटिव मिलेंगे, और वो आपके इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेंगे, Na। धातु हमें निष्कर्षण हो गई है। नेक्स्ट आपका जो क्लोरीन है, ठीक है, Cl नेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, और 2 Cl नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन छोड़कर क्या बन जाते हैं, Cl2 गैस बना देते हैं। तो एनोड पर क्या होगी, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, और कैथोड पर हमें सोडियम मिल जाएगा, मतलब धातु मिल जाएगी। तो याद रखें अधिक क्रियाशील वालों के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, विद्युत अपघटनीय विधि।